Assalamu alaikum, dear students. Now we are back live again with lab number 12 of PCM encoding, PCM decoding, sorry. और प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, पीसीएम के उसको डिकोड नहीं किया, उसको इनकोड किया था पीसीएम डेटा को। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पीसीएम इनकोडर भी मौजूद है, उसके ऊपर एमडेटेक्स के बोर्ड को पीसीएम इनकोडर भी है हमारे पास और पीसीएम डिकोडर भी है हमारे पास। यानी ये इनकोडर का ब्लॉक आ गया और ये डिकोडर का ब्लॉक आ गया। कहाँ गया? हाँ, ये डिकोडर का ब्लॉक आ गया। तो हम ये दोनों ब्लॉक्स को यूटिलाइज करते हुए पहले हम पीसीएम इनकोडिंग करेंगे और फिर इसके थ्रू पीसीएम डिकोडिंग करेंगे और लैब स्टार्ट करते हैं। चलें, इंशाल्लाह आपको लैब समझ में भी आएगी आज। अच्छा, जो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं कि जिसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो बहुत क्रूशियल है, जो करेक्ट ऑपरेशन या सिंपल डिकोडिंग सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएम की। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं या इरेगुलर क्लॉक फ्रीक्वेंसी देते हैं तो उससे कौन कौन से एरर जनरेट होते हैं ये भी हम देखेंगे, या क्लॉक फ्रीक्वेंसी अप्लाई ही ना करें तो क्या आउटपुट आएगा हमारे पास या नहीं आएगा, या अगर सेम नहीं होती फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल इनकोडर की क्लॉक जो है ट्रांसमिशन के वक्त कुछ और है और रिसीविंग के वक्त कुछ और है, उससे क्या होगा कि हमारे पास जो डाटा है वो मिस हो जाएगा। एटलीस्ट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये हमारे पास एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ये तो एक अलग मामला है, ये भी होना जरूरी है। और फिर जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि कब किस वक्त सैंपल लिया जा रहा है, उसके लिए क्लॉक फ्रीक्वेंसी को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रांसमिटिंग के वक्त जो है नंबर्स बीइंग इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड, सही तरह सैंपल ना किया जाए, जो कि which in turn causes the PCM decoder to output an incorrect voltage, obviously वो लेवल्स उसके जो है वो प्रॉपर नहीं होंगे सिस्टम के, वो लेवल सही नहीं होंगे। जब वो लेवल सही नहीं होंगे तो करेक्ट सॉरी द एरर इज ऑडिबल, वो आपको नजर भी आएगा, आपको नजर भी आएगा कि आपके पास सही लेवल्स जो है ना आउटपुट में प्रोड्यूस हो रहे हैं या वो इनकरेक्ट आउटपुट आपको देगा। इसीलिए जो फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल है ना, तो पीसीएम इनकोडर में जनरेट करते हैं, वो स्पेशल फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल है जो कि यूज करता है डिकोडर, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक अपना उसका एडवांटेज है उस एडिशनल सिग्नल का, क्योंकि वो बैंडविड्थ यूटिलाइज करता है। बैंडविड्थ तो यूटिलाइज करता है वो, लेकिन उसके लिए एडेड और एडवांटेज ये है कि हमें अंदाजा हो जाता है कि जो हमारा सीरियल ट्रांसमिशन है वो किस टाइम पे सीरियल एक फ्रेम एंड हो रहा है और नया फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन कोड जो है वो एम्बेडेड है इन द सीरियल डाटा स्ट्रीम के साथ, जो कि हम डिकोडर को ये हेल्प आउट करता है कि कब कौन सा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है और कब कौन सा फ्रेम एंड हो रहा है। तो डिकोडर मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट द बिगिनिंग ऑफ ईच फ्रेम, वो करता है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। और अगर ये नहीं हो रहा, ये सही तरीके से नहीं हो रहा, तो एवरी नंबर इज इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड। आपके पास पीसीएम का डाटा है ना, वो सही तरह से इंटरप्रिटेशन उसकी होगी नहीं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इनकोडर मॉड्यूल की हम बात करें, तो हमने लास्ट टाइम क्लास में ये किया था कि ऑल जीरोस के लिए मॉड्यूल आउटपुट -2 वोल्ट आ रही थी। हमने इसके लिए आपको कहा भी था कि आप चेक करें कितने वोल्ट पे आ रही है। आप उसको आंसर भी दे रहे हैं कि ऑल जीरोस आउटपुट, 8 जीरोस आउटपुट जो पीसीएम डिकोडर देगा उसके लिए -2 वोल्ट आएगी, और ऑल वंस के लिए +2 वोल्ट है। अच्छा, इसके दरमियान फिर आपके आउटपुट फ्लक्चुएट करेगी +-2 वोल्ट। इसके दरमियान आउटपुट फ्लक्चुएट करनी भी चाहिए आपकी। यानी आपने अब आपको हमने ये भी बताया था कि आपका जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो सबसे पहले ट्रांसमिट होगा, फिर उसके बाद सबसे आखिर में आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ट्रांसमिट होगा। तो अब एक तो ये चीज हो गई कि +2 -2 वोल्ट हमने बताया आपको। -2 वोल्ट का मतलब हो गया ऑल जीरोस, 8 बिट की हम बात करें -2 वोल्ट आउटपुट देगा, और +2 वोल्ट देगा ऑल वंस की आउटपुट। द पीसीएम डिकोडर मॉड्यूल इज नॉट सेल्फ क्लॉक, आपको एडिशनल या एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इट मींस इट नीड्स डिजिटल सिग्नल ऑन द क्लॉक इनपुट ऑपरेशन के लिए। तो अगर जरूरी बात यह है कि पीसीएम डिकोडर मॉड्यूल टू करेक्ट डिकोड द पीसीएम डाटा जनरेट बाय द पीसीएम एनकोडर मॉड्यूल, इट मस्ट हैव द सेम क्लॉकिंग सिग्नल रिसीविंग एंड पे भी और ट्रांसमिटिंग एंड पे भी। इन अदर वर्ड्स, अगर डिकोडर की क्लॉक नहीं हो रही है, सही नहीं आप दे रहे हैं, तो और एनकोडर की तरफ से अगर डाटा ट्रांसमिट भी होगा तो डिकोडर उसको प्रॉपर्ली डिकोड नहीं कर सकेगा। तो डिकोडर का जो मॉड्यूल है कैन नॉट सेल्फ डिटेक्ट द बिगनिंग ऑफ ईच न्यू फ्रेम, उसके लिए हमें फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल को एक दूसरे के साथ एम्बेड करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं हमारे मॉड्यूल कौन सा है, किस तरह का मॉड्यूल चल रहा है हमारे पास, इसको हम परफॉर्मेंस पे देखते हैं जरा और फिर हम आपसे बात करते हैं। अच्छा, लैब को शेयर भी करते हैं स्क्रीन को हम। तो नाउ अब हमने क्या परफॉर्मेंस देनी है, हमें ये परफॉर्मेंस देनी है कि अभी हम यहाँ से जनरेशन ऑन करें ताकि आपको समझ में भी आए। देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल पावर सप्लाई जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको इनपुट देंगे, इसको हम चेंज करेंगे तो आपको आउटपुट में पीसीएम डाटा
चेंज होता हुआ नजर आएगा। क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी मास्टर सिग्नल 100 किलोहर्ट्ज की डिजिटल सिग्नल अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, और एफएस जो फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल है उसको चैनल नंबर 0 पे देखेंगे, और जो पीसीएम डाटा है उसको चैनल नंबर 1 पे देखेंगे। तो आए इसको हम देखते हैं कि इसको परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी, और फिर आपको बताते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस। चलिए लैब परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम करना है हमें कि 100 किलोहर्ट्ज का छोटी तार ले लेते हैं। 100 किलोहर्ट्ज की हमें सिग्नल चाहिए, ये रही आपकी 100 किलोहर्ट्ज की डिजिटल सिग्नल, ये आ गई आपके पास। 100 किलोहर्ट्ज की डिजिटल सिग्नल को क्लॉक पे अप्लाई करना है। ये आपका पीसीएम एनकोडर है, इससे 100 किलोहर्ट्ज का डिजिटल सिग्नल लिया, इसको सेम क्लॉक, अच्छा यही सेम क्लॉक हम डिकोडर मॉड्यूल पे भी अप्लाई करेंगे, अलग अलग क्लॉकिंग पे अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा हमने अभी लेना है वेरिएबल डीसी से, तो ये आगे वेरिएबल डीसी का पॉजिटिव सप्लाई, ये वेरिएबल डीसी से ले लिया हमने। वेरिएबल डीसी से हमें अप्लाई करना है इनपुट नंबर 1, तो ये आपको आ गया पीसीएम इनकोडर का इनपुट नंबर 1 यहाँ पर आ गया। चैनल नंबर 0 पे आप देखेंगे इसका, ये आ गया चैनल नंबर 0। चैनल नंबर 0 पे आप देख लें इसका फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन और पीसीएम इनकोडर, ये हमने ग्राउंड लगा दिया। और चैनल नंबर 1 पे आप देख लें पीसीएम डाटा, ये है चैनल नंबर 1 पे आप देख लें इसका पीसीएम डाटा, ये इसका हमने ग्राउंड लगा दिया। सही, हमने अभी परफॉर्मेंस जो की है आपको उसकी डायग्राम भी दिखा देते हैं कि क्या परफॉर्मेंस की है। हमने ये परफॉर्मेंस की है, हमने क्या किया अभी आप इसको वेरीफाई भी कर लें। हमने 100 किलोहर्ट्ज का डिजिटल सिग्नल है, इसको क्लॉक पे अप्लाई कर दिया, पीसीएम डाटा चैनल नंबर 1 पे, फिर वेरिएबल डीसी का पॉजिटिव दिया, उसको चैनल नंबर पीसीएम कोड का इनपुट नंबर 1 पे अप्लाई कर दिया, और फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जो है चैनल नंबर 0 पे व्यू कर दिया। इसको अगर हम देखें तो ये एक तरीके से हमने, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम जो हमने अभी तक बनाई है इसकी। अच्छा, वापस चलते हैं, देखते हैं कि आउटपुट कैसे। ये हमारे पास आउटपुट के सिग्नल्स है हमारे पास, ये हमारे फंक्शन जनरेटर है, ये ऑसिलोस्कोप है, तो ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करते हैं। ऑसिलोस्कोप हमारे सामने आ गया है, ऑसिलोस्कोप ये सामने नजर आ रहा है हमारे पास। इस ऑसिलोस्कोप की कुछ सेटिंग्स हैं, हम देखते हैं ऑसिलोस्कोप की सेटिंग्स क्या क्या है हमारे पास। स्केलिंग जो है हमारे पास की 2 वोल्ट्स पर डिवीजन पे करनी है, ये आ गई आपके पास 2 वोल्ट्स पे, ये भी 2 वोल्ट्स पर आ गई, दोनों को इनेबल कर दें, दोनों को इनेबल कर दिया। कपलिंग कंट्रोल फॉर बोथ चैनल्स टू डीसी इंस्टेड ऑफ एसी, इसको हमने डीसी पे करना है, ये डीसी पे हुआ है, बिल्कुल डीसी पे हुआ है, ये भी डीसी पे, ये भी डीसी पे सेट है। अच्छा, ट्रिगर लेवल 2 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 0 वोल्ट, जो ट्रिगर लेवल है वो 2 वोल्ट पे सेट करना है, तो इसलिए एज पे जाएंगे, उसको हमने कर देना है 2 वोल्ट के ऊपर। टाइम बेस्ड कंट्रोल को 10 माइक्रोसेकंड्स पर डिवीजन पर रखना है, टाइम बेस्ड कंट्रोल को 10 माइक्रोसेकंड्स पर डिवीजन पर रखना है, ये आ गया आपका 10 माइक्रोसेकंड्स। उसको हमने ऑन रन करेंगे तो हमारे सामने ये नजर आ रहा है। सही है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे करके दिखाऊं, ये देखिए, तो आपके पास ये क्लॉकिंग सिग्नल भी नजर आ रहा है आपको, थोड़ा सा अगर मैं इसको चेंज करूं, ये देखिए, तो ये जो है हमारे पास दिस वन, दिस ग्रीन, जो ग्रीन को मैं रिमूव भी करता हूँ, ये देखिए, ये ग्रीन जो ऊपर नीचे मूव हो रहा है, दरअसल ये है आपका फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, और दिस इज द पीसीएम डाटा जो कि आउटपुट हो रहा है इस वक्त से। अच्छा, अब वेरिएबल पावर सप्लाई हमने इसमें मॉड्यूल पे ऐड किया हुआ था, तो दोबारा हम जाते हैं NILWS लॉन्च के ऊपर, यहाँ पर आपको वेरिएबल पावर सप्लाई, इसको ऑन किया हमने, वेरिएबल पावर सप्लाई ऑन हो गई, इसको हम शेयर करके दिखा भी देते हैं आपको। दिस इज द वेरिएबल पावर सप्लाई। हमने वेरिएबल पावर सप्लाई के अंदर हमने किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजिटिव जो है पावर सप्लाई, उसको हमने क्या करना है, वेरी करना है, इसको वेरिएबल पावर सप्लाई को पॉजिटिव आउटपुट को कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट को, बट डोंट एक्सीड 2.5, 2.5 से एक्सीड नहीं करना, तो इसको रन करेंगे देखो, और फिर इसको वेरी करें, तो 2.5 से ज्यादा इसको लेके नहीं जाना, मैक्सिमम लिमिट 2.5। तो जब आप इसको वेरी, मैं इसको यहाँ वेरी करूंगा तो आप देखेंगे पीसीएम डाटा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं ऐसे वेरी करता हूँ, ये है आपका ऑसिलोस्कोप, अब मैं वेरी कर रहा हूँ और देखें आप पीसीएम डाटा पे क्या फर्क पड़ रहा है इसके। अब मैं पॉजिटिव वाले को वेरी कर रहा हूँ, देखें पीसीएम डाटा चेंज हो रहा है इसका, तो ये पॉजिटिव सप्लाई को वेरी कर रहा हूँ, इट मींस इट्स वर्किंग वेरी फाइन, मैं मैक्सिमम 2.5 तक जा रहा हूँ, तो फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरा पीसीएम डाटा पीसीएम डाटा में चेंज आ रहा है, ऑब्वियसली उसके डाटा के आउटपुट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल पावर सप्लाई लगी हुई है, जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो चेंज होंगे, इट शोज कि हाँ सिस्टम हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो इफ योर सेटअप इज वर्किंग करेक्टली,
So this last step would cause the number on PCM encoder modules या PCM data output to go down enough. अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपने कनेक्शंस को दोबारा चेक करें, सही है। अब जब आपके पास ये चीज हो जाए तो आप वेरिएबल पावर सप्लाई को आप बंद कर दें, क्लोज कर दें वेरिएबल पावर सप्लाई को, और फिर फंक्शन जनरेटर को लॉन्च करें। NI-LVS का जो फंक्शन जनरेटर है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये इसलिए चेक किया था कि हमारा सही तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमें फंक्शन जनरेटर साइन वेव अप्लाई करनी है। तो फंक्शन जनरेटर्स को ऑन करें आप। वेरिएबल पावर सप्लाई से बस हमने ये चेक किया है कि हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास फंक्शन जनरेटर खोल गया। इस फंक्शन जनरेटर में हमने अप्लाई करना है 500 हर्ट्ज की साइन वेव अप्लाई करनी है। हमारे पास ये देखिए रेक्टेंगल ट्रायंगल वेव भी है, स्क्वायर वेव भी, हमें साइन वेव अप्लाई करनी है। 4 वोल्ट पीक टू पीक पे अप्लाई करनी है। ऑफसेट इसका जो है वो 0 वोल्ट पे रखना है डीसी ऑफसेट पे, और इसको फिर आप रन कर दें। जब आप ये काम कर लें तो वेरिएबल सप्लाइसेस को हटा के आप लगा दें यहाँ पर फंक्शन आउट के ऊपर। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। जब आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो इसको स्टॉप से, अब यहाँ पर आप इसको जैसे अप्लाई कर चुके हो तो यहाँ से आप, जब ये पहले यहाँ लगा हुआ था, ये पहले यहाँ लगा हुआ था, सही वेरिएबल, हमने खाली वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई से बस ये चेक किया कि सिस्टम हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब इसको यहाँ से निकाल के आप लगा दें फंक्शन आउट के ऊपर, यानी इस फंक्शन आउट से भी क्या आउटपुट आ रही होगी, 500 हर्ट्ज की साइन वेव आ रही है। इस फंक्शन आउट से आ रही है 500 हर्ट्ज की साइन वेव। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ऑसिलोस्कोप पे इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ऑसिलोस्कोप में आपका जो डाटा है वो कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपके पास साइन वेव वेरिएबल साइन वेव अप्लाई करें तो आउटपुट पीसी डाटा को चेंज होगा। ये आप देखें आउटपुट आपको चेंज नजर आएगी। क्यों चेंज आ रही है? क्योंकि आपके पास एक वेरिएबल इनपुट आपने अप्लाई की हुई, आपने एक वेरिएबल इनपुट आपने अप्लाई कर दी। अब हम इसका सेटअप को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा मजीद, और देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन आउट हमने इनपुट पे अप्लाई कर दिया, फंक्शन आउट को इनपुट 1 पे अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो है वो सेटअप में चेंज आ रहा है। और हमने अभी ये सेटअप अप्लाई कर दिया। इसकी ब्लॉक डायग्राम दिखा देते हैं आपको। ये रही इसकी ब्लॉक डायग्राम, यानी हमने क्या किया, यहाँ पर पहले हमारे पास वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई थी। अब वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई जो पॉजिटिव थी उसकी जगह पे हमने 500 हर्ट्ज की एक साइन वेव अप्लाई कर दी। तो ऑब्वियसली साइन वेव जो है वो एक वेरिएबल नेचर की है, आउटपुट एक वेरिएबल नेचर की है, तो हमारे पास जो पीसीएम डाटा है वो भी कंटिन्यूस टाइम पे वेरिएबल होगा उसके लेवल्स के हिसाब से। दैट इज व्हाई जब आउटपुट आप दिखाएं, दोबारा मैं दिखाता हूं आपको आउटपुट। दैट इज व्हाई जब आप ये पीसीएम का डाटा आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें पीसीएम का डाटा, यहाँ पर आप गौर से देखें पीसीएम का डाटा को, तो ये चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। ये ब्लू वाली जो चैनल नंबर 1 की आउटपुट है ब्लू वाली, ये कंटिन्यूसली जो है वो चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर। ऑब्वियसली पीरियोडिक वेव है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो चेंज हो रही है, सही है। एज द पीसीएम encoder module's input is a sine wave, so the module's input voltage is continuously changing. This means that you should notice the PCM data output changing continuously also. ये होना चाहिए। और ये पीसीएम का जो पीसीएम का हमने इसको वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई से भी इसको चेक किया था। अब हम जा रहे हैं डिकोडिंग द पीसीएम डाटा, यानी अभी हमने इनकोडर तो सेटअप कर दिया। हमने इनकोडर सेटअप करने के बाद अब हमने डिकोडर मॉड्यूल को सेटअप करना है, और डिकोडर मॉड्यूल के लिए हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी अगेन तो यहाँ से ऑसिलोस्कोप निकालिए, यहाँ से निकाल दिया, ग्राउंड पे लगे रहते हैं। अभी हमने क्या किया है, हमने इनकोडर मॉड्यूल सेटअप कर दिया। अभी इस इनकोडर मॉड्यूल की आउटपुट को डिकोडर मॉड्यूल पे देना है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन पल्स जो है वो दोनों जगह सेम रहेगी। आई बात समझ में? क्योंकि यही फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन पल्स है जो डिकोडर यूटिलाइज करेगा इस बात को डिकोड करने के लिए कब फ्रेम नया स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर? अगर फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन पल्स में कहीं और से अप्लाई कर दूंगा या फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल में कहीं और से अप्लाई कर दूंगा तो डिकोडर को ये पता नहीं चल सकेगा कि सीरियल इनपुट जो उसको रिसीव हो रही है उसका नया जो आपके पास फ्रेम है 8 बिट का वो कब से स्टार्ट होगा। तो एक तो ये फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम दूसरी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने लेक्चर में भी बताई थी वो है हमारे पास इसकी क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी। सेम क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना इसको आपने अप्लाई करना है। आपने के पास क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर देंगे तो आपको आउटपुट रिसीव नहीं हो, यानी सिंक्रोनाइजेशन लॉस्ट हो जाएगी। तीसरा जो यहाँ पर हमने करना है, जो पीसीएम इनकोडर का डाटा है, ये जो डाटा मॉड्यूल है पीसीएम इनकोडर का डाटा है, जहाँ से डाटा की आउटपुट आ रही है, ये डाटा की जो आउटपुट आ रही है ये आप आउटपुट देंगे इसके यहाँ पर पीसीएम डाटा के इनपुट के ऊपर। अब यहाँ से जब हमने दोनों चीजें मेजर कर ली देख ली, तो अब चैनल नंबर 1 पे ये आ गया हमारे पास
ये है हमारे पास, इसमें देख लेते हैं। ये चैनल नंबर 1 ये रहा, ये आ गया चैनल नंबर 1। ये चैनल नंबर 1 आ गया हमारे पास, इसके आउटपुट पे लगा दिया। और चैनल नंबर 0 पे हम देख रहे हैं फंक्शन जनरेटर की इनपुट, यानी ये हमारे पास इनपुट है। दरअसल हम इसी जो है साइन वेव को डिकोड करना चाह रहे हैं और उसकी आउटपुट देखना चाह रहे हैं। तो आपको ये पीसीएम डिकोडर की जो आउटपुट नजर आएगी, ये स्टेयर केस के तौर पर नजर आनी चाहिए। द एंटायर सेटअप कैन बी रिप्रेजेंटेड। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम आपको दिखा भी देते हैं इसकी, जो हमने चेंज किया है इसकी ब्लॉक डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। आप यहाँ पर देखें, मैं इसकी स्पॉटलाइट होगा। हमने क्या किया, एक तो ये फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन जो सिग्नल है इसको कॉमन किया। दूसरी क्लॉक जो देख रहे हैं आप, पीसीएम डिकोडर की क्लॉक यहाँ पर भी और पीसीएम डिकोडर की क्लॉक यहाँ पर भी, ये दोनों क्लॉक्स हमने कॉमन रखी हुई 100 किलोहर्ट्ज के डिजिटल सिग्नल के साथ। यानी हमारे पास 8 किलोहर्ट्ज का डिजिटल सिग्नल भी है, 2 किलोहर्ट्ज का डिजिटल सिग्नल भी है, लेकिन हम दोनों की क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है। दिस विल टेल यू कि व्हेन टू सैंपल द सिग्नल। तो इस मॉड्यूल को हमने जो चेंज किया है वो ये रहा, यानी यहां से लेकर यहां तक एक इनकोडिंग मॉड्यूल है और ये डिकोडिंग मॉड्यूल है। यानी ये वाला इनकोडर मॉड्यूल है, ये डिकोडिंग मॉड्यूल है। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन हमने सिंपल सेम रखा, हमने क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रखी। मैं अगेन आपको दिखा दूं इसको, अभी देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखा सकूं आपको, ये देखें यहाँ पर दोनों की ये क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी भी सेम है 100 किलोहर्ट्ज की। 100 किलोहर्ट्ज डिजिटल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ये देखें आप एफएस पूरा एफएस भी सेम जा रहा है, एफएस भी यहाँ पर सेम है, ये एफएस सेम है और सेम क्लॉक भी यहाँ अप्लाई हो रही है। यहाँ चैनल नंबर 1 पे आउटपुट देख रहे हैं, दिस इज द आउटपुट ऑफ चैनल नंबर 1 और इनपुट हम दे रहे हैं पीसीएम डाटा की, जो कि ये रही इनपुट, ये रही आपकी पीसीएम डाटा की इनपुट, ये आपकी इनपुट आ रही है यहाँ से। ये डिकोडर की आउटपुट है, सारे हटा दो, नजर आएगा आपको। पीसीएम डाटा नजर आ रहा है आपको, लिखा हुआ पीसीएम डाटा, ये देखें लिखा होगा पीसीएम डाटा, यहाँ पर देखिए मेरी उंगली चले, ये देखें ये लिखा हुआ है पीसीएम डाटा। ये डिकोडर की आउटपुट है जो कि इस की यहाँ पर इनपुट बन गई पीसीएम। इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं मैं ताकि कैमरे में नजर आ जाए। ये देखें यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा ठीक, सही है। ये देखिए पीसीएम डाटा और ये आउटपुट यहाँ पर आते हैं। अब ऑसिलोस्कोप पे देखते हैं आउटपुट क्या नजर आ रही है हमें। अब इसकी आउटपुट देखते हैं ऑसिलोस्कोप पे हमें क्या नजर आ रही है। ऑसिलोस्कोप ये आ गया। अच्छा, ऑसिलोस्कोप पे आउटपुट देखने से पहले कुछ इसके चेंजेस करने, स्केल कंट्रोल को, सॉरी मैं और ये रहा, हाँ जी, जो आपका स्केल कंट्रोल है, तो स्केल कंट्रोल को आपने करना है फॉर बोथ चैनल्स 1 वोल्ट पर डिवीजन के ऊपर। स्केल कंट्रोल है ये आपका स्केल कंट्रोल 1 वोल्ट पर डिवीजन पे करना है दोनों को, दोनों 1 वोल्ट पर डिवीजन पर आ गए। उसके बाद कपलिंग जो है वो बोथ चैनल्स की टू एसी करनी है, कपलिंग को एसी पे कर दें आप। कपलिंग को एसी पे करने के बाद आप कर लें जो पोजीशन है स्लोप की, इसको पॉजिटिव कर दें। टाइम बेस जो है इसका 500 माइक्रोसेकंड्स कर दें, टाइम बेस को 500 माइक्रोसेकंड कर दें। और अब आप एक्टिवेट कर दें इसको। थोड़ा एरर क्यों आ रहा है इसमें देखते हैं, इसको बंद करते हैं, स्टॉप शेयरिंग, दोबारा ऑसिलोस्कोप खोलते हैं। थोड़ा सा एरर आ रहा था, एनआई है इसका बोर्ड, ये आ गया ऑसिलोस्कोप, ये ऑसिलोस्कोप आ गया आपके पास, न्यू शेयर ऑसिलोस्कोप। अच्छा, अगेन कपलिंग डीसी पे कर दी, कपलिंग डीसी पे कर दी, कपलिंग एसी सॉरी एसी पे कर दी, कपलिंग इनेबल कर दिया 2 वोल्ट, इसको भी 2 वोल्ट 100, इसको सेट करना था आपको कितने पे करना था, 500 माइक्रोसेकंड्स के ऊपर सेट करना था, इसको कर दिया 500 माइक्रोसेकंड पे सेट कर दिया, एच पे कर दिया पॉजिटिव। ये देखिए अभी आपको पॉजिटिव ये पीसीएम डाटा डिकोडेड नजर आ रहा है और पीसीएम डाटा को डिकोड करके आपको दिखा दे रहे हैं कि पीसीएम डाटा किस तरह से स्टेयर केस नजर आएगा। अब देखिए मैं यहाँ से इसकी जब क्लॉक रिमूव करूंगा तो ब्लू जो आउटपुट है वो आपको दिखेगा गायब होगी। क्लॉक जैसे ही मैं उसकी क्लॉक चेंज करूंगा तो आउटपुट आपको कुछ भी नजर नहीं आ रही है, आपको आउटपुट पे एरर नजर आ रहा है। मैंने क्लॉकिंग 2 किलोहर्ट्ज की लगा दी, दोनों जगह पे क्लॉकिंग 2 किलोहर्ट्ज की अप्लाई करूंगा। ये देखिए डाटा सीधे से रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा मेरा। मैं मजीद अब मैंने और इंक्रीज की,
जैसे ही मैं प्रॉपर क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी दूंगा डाटा मेरा नजर आना शुरू हो जाएगा। ये है हमारा पीसीएम इनकोडिंग टेक्निक और डिकोडिंग टेक्निक हमने एक्टिवेट कर लिया यहाँ पर। इसके सवालात हम देख लेते हैं, सवालात कौन कौन से हैं इसके। अच्छा जी, तो एक्टिवेट द स्कोप हमने ये कर दिया था। व्हाट डज द पीसीएम डिकोडर स्टेप आउटपुट टेल यू अबाउट द टाइप ऑफ सिग्नल दैट इट इज। ये बताएं सबसे पहले, ये जो स्टेप आउटपुट आपको पीसीएम डिकोडर की नजर आ रही है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ स्टेप आउटपुट इसका मतलब क्या हुआ। स्टेप आउटपुट से मुराद क्या हुई? स्टेप आउटपुट से मुराद है आपकी ये जो आपको स्टेप आउटपुट यहाँ अंदर इसको चेंज करो, ये जो ब्लू पे जो मूव हो रही है, ये स्टेप आउटपुट है आपके पास। दिस आउटपुट, ये स्टेप आउटपुट क्या आपको दिखा रहा है कि पीसीएम कोडर के जो इनपुट है वो किस नेचर का। एक तो आपने ये बताना है, ये सवाल पहला सवाल है इसका। दूसरा सवाल उसका ये है, what must be done to PCM decoder modules output to reconstruct the message properly। अभी तो मैसेज सिग्नल जो है हमारे पास स्टेप है ना डिकोडर मॉड्यूल से, मुझे प्रॉपर साइन वेव अगर चाहिए हो तो मुझे क्या करना चाहिए पीसीएम डिकोडर मॉड्यूल्स की आउटपुट के ऊपर, यानी कि मैं आउटपुट की बात करूं, इस आउटपुट पे मैं क्या अप्लाई करूं कि मेरे पास दोबारा कंस्ट्रक्शन है साइन वेव। ये एक इंपॉर्टेंट है सवाल, इसका जवाब आपने, ये दो सवालात हैं आपके। आई होप यू अंडरस्टैंड लेक्चर टुडेस लेक्चर वेरी वेल। प्लीज इसको परफॉर्म करें लेक्चर को और देन वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।